नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम महाराष्ट्र की उस दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम सिर्फ इस ट्रेजेडी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि सिस्टम और हमारे कानूनी ढांचे ने इसके खिलाफ कैसे और कितनी तेजी से काम किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। चीज़ों को साफ साफ समझने के लिए हम इस पूरी स्थिति को इन 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। शुरुआत घटना से करेंगे, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे समाज में उठ रहे उन सवालों की जो आज हर किसी के दिमाग में हैं। सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं, वो घटना जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को तुरंत हरकत में ला दिया। आखिर हुआ क्या था? जी हाँ, महज 3 साल जिस मासूम बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले के बाद बच्ची की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है और सच कहें तो यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पूरे देश में इतना भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उम्र और अपराध की गंभीरता दोनों ही सिस्टम को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। और स्थिति को जो बात और भी खौफनाक बनाती है वो है आरोपी की डिटेल। इस अपराध का आरोप एक 65 साल के व्यक्ति पर है जो उसी इलाके का रहने वाला है। इस तथ्य के सामने आते ही पुलिस और प्रशासन के लिए तुरंत और बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस और एजेंसियों का मैकेनिज्म आखिर किस तरह से एक्टिवेट हुआ? पुलिस का जो रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है वो इस अनुक्रम से बिल्कुल साफ हो जाता है। पहला कदम बहुत स्पष्ट था, आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी। इसके बाद जांच एजेंसियों ने तुरंत केस को अपने हाथ में लिया और हर एंगल से जांच शुरू की। और फिर उठाया गया तीसरा और सबसे अहम फोरेंसिक कदम, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। यानी एजेंसियां सिर्फ कागजी कार्रवाई तक नहीं रुकी, बल्कि सीधे वैज्ञानिक तरीकों पर आ गईं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन आखिर क्यों किया जा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है एक एयर टाइट केस बनाना। एजेंसियां अदालत में कोई भी रीजनेबल डाउट यानी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। इस साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आरोपी के खिलाफ हर एक आरोप साबित हो सके और उसे अधिकतम सजा मिले। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, हमारी कानूनी प्रक्रिया। ऐसे गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो एक्ट कैसे काम करते हैं? आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस पूरे केस की कानूनी रीढ़ पॉक्सो एक्ट है। ये भारत का वो सख्त कानून है जो विशेष रूप से बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बना है। कानूनी नजरिए से ये बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है कि आरोपी को ही खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है और सजा के कड़े प्रावधान इसे बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। इस कड़े कानून के साथ साथ प्रशासन इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है कि मामले की सुनवाई में सालों का इंतजार नहीं होगा। इसमें सुनवाई डे टू डे यानी रोजाना के आधार पर होती है, बिना किसी लंबे ब्रेक के। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि सबूतों के आधार पर चंद हफ्तों में केस को निपटाया जाए और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाए। कानूनी दांव-पेंच अपनी जगह है, लेकिन इस घटना ने समाज में जो गुस्सा और आक्रोश पैदा किया है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। देखते हैं कि जनता आखिर क्या मांग कर रही है। सोशल मीडिया खोल लीजिए या सड़क पर देखिए, एक ही आवाज सबसे ज्यादा गूंज रही है, दोषी को सख्त सजा मिले। ये सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि देश भर के नागरिकों की तरफ से न्याय प्रणाली के लिए एक सीधी डिमांड है। साफ है कि लोग इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। अगर हम इस पूरे सामाजिक विमर्श को निचोड़ें तो ये 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज यही चाहता है। पहला, जागरूकता बढ़े। दूसरा, पॉक्सो जैसे सख्त कानूनों का जमीन पर उसी सख्ती के साथ पालन हो। और तीसरा, न्याय ऐसा हो जो तुरंत मिले और निर्णायक हो ताकि अपराध करने वालों के मन में खौफ पैदा हो सके। सिस्टम से बदलाव की मांगों के बीच एक बहुत ही जरूरी अपील भी सामने आई है, सतर्कता। अगर आसपास कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो बिना एक पल भी बर्बाद किए तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना देनी चाहिए। मासूमों की सुरक्षा करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, यह हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है।
और आज के इस गहरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं, क्या हमारी बेटियां वाकई सुरक्षित हैं? ये सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, बल्कि ये मासूमों की रक्षा करने वाले हमारे पूरे सिस्टम पर सोचने को मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।